गुड इवनिंग फ्यूचर नर्सेस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ वैष्णवी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरियाज ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग है पेशेंट केयर एंड क्लिनिकल आउटकम्स। नर्सिंग के क्षेत्र में रिसर्च की भूमिका पेशेंट केयर में किस प्रकार से है, तो सबसे पहले आता है पेन मैनेजमेंट। रिसर्च ये सिखाता है कि किस प्रकार से स्टडी के माध्यम से हम पेशेंट जो पेन होता है उसका निवारण कर सकते हैं। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, रिसर्च के माध्यम से ये भी सिखाया जाता है कि अपने आसपास का वातावरण में फैलने वाले इन्फेक्शन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। फिर अगला आता है पेशेंट सेफ्टी। दौरान ट्रीटमेंट के दौरान ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या पेशेंट की देखभाल के लिए जो भी नई टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं उसमें केवल हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट बिल्कुल सेफ रहे, उसके हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े। फिर अगला आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें पेशेंट की जो जीवनचर्या होती है उसको इम्प्रूव करने के नए नए तरीके रिसर्च के माध्यम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रोसीजर। देश की पेशेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए या उसकी कंडीशन में इम्प्रूव लाने के लिए नर्सेज द्वारा की जाने वाली सभी योजना की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर्स। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर्स का मतलब ये जानना है कि जो नर्सिंग प्रक्रियाएं या प्रोसीजर की जा रही है वे पेशेंट के लिए कितनी लाभकारी और सुरक्षित होती है। नर्सिंग है न्यू नर्सिंग टेक्निक एंड टेक्नोलॉजीज, वे नए और उन्नत तरीके जिससे नर्सिंग केयर को पहले से अधिक इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, जिसमें पेशेंट का पेन मैनेजमेंट की नई नई विधियाँ हो, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस हो, अर्ली एम्बुलेशंस टेक्निक्स हो। इस प्रकार की जो भी नई विधियाँ होती है जिसके माध्यम से हम पेशेंट की केयर को और अच्छे से सुविधाजनक प्लान कर सकते हैं और पेशेंट को हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग शिक्षा का मतलब नर्सिंग स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्ञान देना ताकि वे कुशल, जिम्मेदार और सुरक्षित नर्स भविष्य में बन सके। स्टूडेंट इवैल्यूएशंस मीन्स छात्र का मूल्यांकन। नर्सिंग स्टूडेंट्स के ज्ञान, कौशल और बिहेवियर और साथ ही साथ उनके जो कार्य करने की क्षमता होती है उसका आकलन करना स्टूडेंट इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। और ये जानने के लिए किया जाता है कि स्टूडेंट कितना समझ पाया है, प्रैक्टिकल स्किल्स उसकी सही ढंग से कर पाया है या फिर नहीं, और प्रोफेशनल एटीट्यूड रखता है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग मेथड्स। ये तरीके जिनके माध्यम से टीचर स्टूडेंट्स को ज्ञान और कौशल सिखाते और छात्र उन्हें सीखते हैं। नर्सिंग प्रमुख मेथड्स होती है, उसमें लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इस प्रकार की कुछ मेथड्स होती है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपने बिहेवियर और अपने टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता है। फिर अगला आता है क्लिनिकल टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस। क्लिनिकल टीचिंग का मतलब स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग में वास्तविक पेशेंट के साथ सिखाया जाता है। इसमें बेड साइड टीचिंग, नर्सिंग प्रोसीजर की प्रैक्टिस और पेशेंट का इंटरेक्शन, ये सब स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। साथ ही साथ जो कल टीचिंग होती है उसमें पेशेंट से किस प्रकार या फिर सहानुभूति के साथ बात करनी चाहिए, पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे पॉइंट को रखना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। फिर अगला आता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब नर्सिंग सेवाओं की योजना बनाना, संगठन करना और उसका नियंत्रण करना ताकि पेशेंट को गुणवत्तापूर्वक देखभाल मिल सके। इसमें आता है स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न से मतलब अस्पताल या स्वास्थ्य संस्था में नर्सेस की संख्या, योग्यता और ड्यूटी शेड्यूल तैयार करना। इसमें इसका क्या महत्व होता है कि सही संख्या में नर्सेस उपलब्ध होने चाहिए क्लिनिकल क्षेत्र में, और कार्यभार समान रूप से सभी नर्सेस को बटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पे ज़्यादा वर्कलोड हो गया और कोई एक बिल्कुल फ्री हो गया। फिर पेशेंट केयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नर्सेस की थकान और स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए उनकी ड्यूटी रोस्टिंग को चेंज किया जाना चाहिए। फिर अगला आता है जॉब सेटिस्फेक्शन।
नर्सेस को अपने जॉब और उसके वेतन से सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स मीन्स नेतृत्व शैलियाँ। इसमें वे सारे तरीके होते हैं जिसमें नर्सिंग अधिकारी स्टाफ को एक दर्शन देता है, जिसमें प्रेरणा या नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला आता है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस मीन्स नर्सिंग सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और उसमें निरंतर सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। रिसर्च के क्षेत्र में कम्युनिटी नर्सेस भी बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होती है। पहला इसका जो रोल होता है वो है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब कि जो कम्युनिटी नर्सेस होती है, CHN होती है, वो क्या करती है, अपने स्थानीय क्षेत्र में जो भी उसके आसपास का इलाका होगा वहाँ पर जाकर के जन समुदाय को इनकरेज करवाती है प्रॉपर अपने हेल्थ चेकअप के लिए, साथ ही साथ अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए। और जो भी वहाँ के स्थानीय या ग्रामीण इलाकों में लोगों में अधिकतर भ्रांतियाँ होती है कि वो ट्रीटमेंट को न मानकर अंधविश्वासों में अधिक अपनी आस्था रखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का काम ये रहता है कि वहाँ के जनजातियों को अंधविश्वास से हटाकर ट्रीटमेंट की ओर अग्रसर करना। फिर अगला आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब कि टाइम टू टाइम टीकाकरण की जो प्रोसेस होती है वहाँ के स्थानीय लोकल इलाके में ये प्रोसेस या अभियान चलाया जाता है। फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। गर्भवती महिला और जो शिशु होते हैं उसकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है इसके माध्यम से। फिर अगला आता है इन्वायरमेंटल हेल्थ। अपने वातावरणीय स्वास्थ्य। अपने आसपास का जो भी इलाका होता है उसको सबसे पहले तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस एडवाइस देती है कि अपने वातावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखें ताकि कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैल सके। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्षेत्र में भी नर्सिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब नर्सेस रिसर्च के माध्यम से स्ट्रेस मैनेज कर सकती है। जैसे कि किसी पेशेंट को अधिक स्ट्रेस है, तनाव भरी उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, तो नर्सेस क्या करती है, उसकी जितनी भी पास्ट हिस्ट्री होती है उसको स्टडी करती है अच्छे से, और स्टडी करने के बाद में निष्कर्ष निकालती है कि पेशेंट को किस तनाव से गुजर रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सके। अगला है कोपिंग स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब कि नकारात्मक या तनावपूर्ण कंडीशन होती है उसका सामना करना और उन्हें मैनेज करना, साथ के साथ उनसे निपटने के लिए अपनाए गए बिहेवियर और मानसिक कॉग्निटिव तरीके से है। सकारात्मक तरीके हैं जो कि तनाव को कम करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जैसे समस्या का समाधान खोजना इस प्रकार। फिर अगला आता है मेंटल इलनेस प्रिवेंशन। इसका मतलब होता है कि मानसिक बीमारी की रोकथाम या फिर मानसिक अस्वस्थता से बचाव होना है। यह उन उपायों या रणनीतियों में बदलाव करने के संदर्भित है जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को विकसित करता है। तो हमें जो भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उभारता है उन सभी चीज़ों या उन सभी कारकों को दूर करना चाहिए, या फिर ऐसी सिचुएशन पेशेंट के सामने आने ही नहीं देने चाहिए जिससे कि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो और बिगड़ सकते हैं। तो नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्सिंग रिसर्च में सबसे पहले स्टडी की जाती है पेशेंट के पूर्व जितनी भी पास्ट हिस्ट्री होती है उसके माध्यम से। स्टडी के बाद में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन होती है वो ख़राब किस कारण से हुई है। फिर नेक्स्ट है जेरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें जेरियाट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है कि बुजुर्ग जो कि 60 साल से ज़्यादा हो या 60 साल के उन व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य की देखभाल करना। और पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है कि नवजात शिशु से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों की देखभाल करना। अब इसमें आता है, पहला है एल्डरली केयर।
बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो भी भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं उन सभी की देखभाल करना। इसमें कुछ पुरानी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, आर्थराइटिस, इन सभी की देखभाल करना, दवाओं का सही तरीके से प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें गिरने से बचाना आवश्यक होता है। साथ ही साथ इनके पोषण और डाइट पर बहुत ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट मीन्स बच्चों का शारीरिक, मानसिक, मेंटल, इमोशनल और सोशल विकास, ये सही पोषण और टीकाकरण इनको करवाया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। वृद्धि और विकास की निगरानी जैसे कि हाइट, वेट और इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है इथिकल एंड लीगल इश्यू इन नर्सिंग। इथिकल एंड लीगल इश्यू इन नर्सिंग का मतलब कि इथिकल मीन्स वे सिद्धांत जो ये बताते हैं कि नर्सेस को क्या सही है और क्या गलत है। इन दोनों में इनको डिफरेंस पता होना चाहिए और हमेशा सही की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे कि ऑटोनोमी मीन्स रोगी को अपने इलाज से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार नर्सेस को होता है और नर्सेस को पेशेंट की इच्छा का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। रोगी के हित में काम करना और उनकी देखभाल, उनको सही देखभाल देना, ये आता है इथिकल के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आता है लीगल इश्यू इन नर्सिंग। लीगल इश्यू इन नर्सिंग से मतलब कि वे कानून और जो रूल्स होते जिनका पालन नर्सेस को अपने प्रोफेशन में करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि सूचित सहमति, किसी भी प्रक्रिया से पहले पेशेंट की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेग्लेंसी, लापरवाही, नर्सेस द्वारा उचित देखभाल न करने से रोगी को नुकसान होता है। तो ये लीगल इश्यूज़ के अंतर्गत आता है। अब इसमें हमें क्या फेस करना पड़ता है? सबसे पहले पेशेंट्स राइट। पेशेंट के अधिकार, वे मूल अधिकार जो हर रोगी को ट्रीटमेंट और देखभाल के दौरान मिले जाते हैं। इसमें इसके कुछ मुख्य राइट्स होते हैं जैसे कि सम्मान और गरिमा का अधिकार। कोई भी नर्सेस या डॉक्टर्स पेशेंट के सम्मान को आहत नहीं पहुंचा सकता। साथ ही साथ उनको सूचना पाने का भी अधिकार होता है, उनको क्या हुई है और नर्सेस या डॉक्टर्स के द्वारा कौन सी दवाई दी जा रही है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी उन्हें जानने का अधिकार भी होता है। साथ ही साथ सहमति देना या मना करने का अधिकार। यदि पेशेंट अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट कराता है तो वो अपनी सहमति देता है, या पेशेंट को ये अधिकार है, उसको यदि ये लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट उसके लिए सही नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। इसके लिए इसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है इथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इथिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स कठिन परिस्थितियों में भी सही और नैतिक निर्णय लेना। जहां सही गलत स्पष्ट न हो उस सिचुएशन में भी नर्सेस को अपना माइंड सेट करके एक क्लियर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि नर्सेस अपने कार्यों और निर्णय के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है। जैसे नर्सिंग मानकों का पालन, सही डॉक्यूमेंटेशन करना, अपनी सीमाओं को पहचानना और गलती होने पर जिम्मेदारी लेना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है एक नर्स की ये होती है। अब अगला आता है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक एंड टेक्नोलॉजी। कि नर्सिंग विज्ञान, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मैसेज प्रणाली का उपयोग करके रोगी की देखभाल को बेहतर बनाया जा सकता है। नर्सिंग में जानकारी और टेक्निक का सही उपयोग करना ही नर्सिंग इन्फॉर्मेशन होता है। अब इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मीन्स आधुनिक से संबंधित सभी स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड आजकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आ गए हैं जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से रोगी की व्यक्तिगत जानकारी, बीमारी का इतिहास, डॉक्टर्स के आदेश, दवाइयों का नर्सिंग नोट्स, ये सारे शामिल किए जाते हैं। अगला आता है टेल नर्सिंग। टेल नर्सिंग्स जैसे कि फ़ोन, मोबाइल, वीडियो कॉल, इंटरनेट और डिजिटल टेक्निक की मदद से दूर से नर्सिंग देखभाल देना। जब नर्स मरीज के पास मौजूद नहीं होती है तब भी हम टेक्निक का यूज़ करके पेशेंट की देखभाल कर सकते हैं, उसी को टेल नर्सिंग कहा जाता है। फिर अगला आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेशेंट केयर।
पेशेंट की केयर करने के लिए हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्यूट डॉक्यूमेंटेशन, सर्किट रिकॉर्ड रखना। नर्सेस तुरंत और सही तरीके से नर्सिंग नोट्स दर्ज कर सकती है और जाने की संभावना इसमें कम होती है। और बेटर कम्युनिकेशन, डॉक्टर, नर्सेस और अन्य जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं एक ही रिकॉर्ड देख सकते हैं। गलतफहमियां और डिले कम होती है। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से पेशेंट का ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है।